नमस्कार विद्यार्थियों। थोड़ा गैप के बाद इतिहास की क्लास आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट लेसन अपना कंप्लीट हो गया, उस फर्स्ट लेसन को आपको तैयार करना है और मेरे हिसाब से आप लोगों ने फर्स्ट लेसन को तैयार कर लिया होगा। फर्स्ट लेसन को आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। अब अपने यहाँ पर सेकंड लेसन पढ़ेंगे। सेकंड लेसन या सेकंड अध्याय, फर्स्ट लेसन में अपन ने पढ़ा था, उसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट लेसन को अपन ने पढ़ा था, उसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ आपको। अपने फर्स्ट लेसन में प्राचीन इतिहास से, भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास से लेकर सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता है, वैदिक काल है, महाजनपद काल पढ़ा अपन ने। अब महाजनपद काल में मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपद थे। अपन 16 महाजनपद में मैंने बताया था, आप अगर पुराने धारावाहिक आपने देखे हैं, महाभारत और महाभारत देखा है, तो उसमें आपने सुना होगा, उनके नाम सुने होंगे। जैसे आपके कुरु राजवंश है, मगध राजवंश है, गांधार है, तक्षशिला है, ऐसे बहुत सारे नाम थे जो 16 महाजनपद में आते हैं। तो 16 महाजनपद और महाजनपद काल पढ़ा अपन ने। अब महाजनपद काल के बाद जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में एक जनपद ने अपने साम्राज्य विस्तार किया। और आगे जो आप इतिहास पढ़ोगे, उस इतिहास में अपन वहीं से स्टार्ट होकर संपूर्ण भारत में एक शासन का अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने आपको महाजनपद काल पढ़ाया था, तो महाजनपद काल के बाद क्या है, आपका जो मगध जनपद था, मगध जनपद का साम्राज्य विस्तार हुआ। और मगध जनपद में पहले हर्यक वंश का शासन रहा। अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको। हर्यक वंश का शासन रहा। हर्यक वंश के बाद शुंग वंश का शिशुनाग वंश का शासन रहा। और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन रहा। और अपने इतिहास में मैंने आप बताया था कि 9 नंद हुए हैं, 9 नंद राजा हुए थे। तो नंद वंश तक मगध का साम्राज्य काफी विस्तृत हो चुका था। मगध का साम्राज्य काफी विस्तृत हो चुका था। और नंद राजाओं के टाइम पर या नंद राजाओं के समय ही क्या है, विदेशी आक्रमण भी हुआ था, और जिसका नाम आपने सुना होगा, सिकंदर। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इस नंद वंश के बाद या नंद वंश के समय एक नई शक्ति का उदय हुआ। और वो शक्ति आगे चलकर भारत में राज्य एकता स्थापित करने में सफल रही। वो शक्ति थी मौर्य शासक। और मौर्य वंश के संस्थापक शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसमें क्या है, कुछ इतिहास में कहावतें, कहानियां खूब भरी पड़ी है कि अंतिम नंद राजा था धनानंद। धनानंद के राज दरबार में ब्राह्मण पंडित था, पुरोहित था। उस ब्राह्मण पंडित को, एक तरह से उस ब्राह्मण पंडित का अपमान हुआ धनानंद के शासन राज दरबार में। तो उस ब्राह्मण पंडित ने उस समय शपथ ली कि साहब मैं इस नंद वंश का अंत कर दूंगा। और उस ब्राह्मण पंडित का नाम या पुरोहित का नाम आपने खूब सुना है इतिहास में, कि साहब उसका नाम कौटिल्य भी जानते हैं, चाणक्य भी जानते हैं। तो चाणक्य ने फिर एक योग्य युवक को एक तरह से चुना और उस योग्य युवक को तैयार किया, अपनी सेना तैयार की। सेना तैयार करके क्या है, नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश पढ़ेंगे अपन अब यहां पर।
मौर्य वंश का शासनकाल पढ़ेंगे अपन यहां पर। तो पाठ का लेसन सेकंड है, उसकी शुरुआत है मौर्य वंश से। तो मौर्य वंश का शासनकाल पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। तो मौर्य वंश का शासनकाल माना जाता है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। यानी 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक इसका शासन माना जाता है। किसका? मौर्य वंश का। अब मौर्य वंश की स्थापना करने वाला जैसे मैंने कहा था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका अध्ययन करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने शासन किया 322 से 298 ईसा पूर्व तक। कब तक शासन किया? 322 से 298 ईसा पूर्व तक। अब जैसे मैंने कहा था कि साहब ये चंद्रगुप्त मौर्य शासन पर बैठा 322 ईसा पूर्व है। किस वंश का अंत करके बैठा? नंद वंश का। किस वंश का? नंद वंश का। और नंद वंश का शासक कौन? धनानंद। धनानंद का अंत करके वो सिंहासन पर बैठा। अब चंद्रगुप्त मौर्य जिसने क्या है एक नए वंश की नींव रखी। किसके सानिध्य में? कौटिल्य के सानिध्य में, चाणक्य के सानिध्य में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल अपन पढ़ेंगे, उसकी उपलब्धियां पढ़ेंगे। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो सबसे बड़ी उपलब्धि अपन इसकी गिनाएंगे। तो गिनाएंगे सबसे पहली उपलब्धि है, जैसे मैंने कहा था कि साहब नंद राजाओं के टाइम एक विदेशी आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था और वो स्वयं को विश्व विजेता बनाना चाहता था। और खूब इतिहास में उसका अध्ययन करोगे आप, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते। उसका नाम था सिकंदर महान। अब सिकंदर के बाद जब सिकंदर बाद में सफल नहीं हुआ तो सिकंदर यहाँ से वापस लौट गया। तो उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे, या मान लो सैन्य अधिकारी थे, या मान लो उसके जो सामंत थे, या उसके जो नियुक्त अधिकारी थे, उनका भारत पर प्रभाव था। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो चंद्रगुप्त मौर्य की रही, क्या रही? कि साहब भारत को विदेशी प्रभाव से मुक्त किया। जो विदेशी प्रभाव था उससे मुक्त किया, पहला बात तो। और विदेशी प्रभाव से मुक्त के लिए उसे क्या करना पड़ा? कि साहब उसका 305 ईसा पूर्व युद्ध हुआ। किससे? सेल्यूकस से। किससे युद्ध हुआ? सेल्यूकस से। और 305 ईस्वी में सेल्यूकस से जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में सेल्यूकस को पराजित किया और भारत पर जो विदेशी प्रभाव था उसको समाप्त किया। दोनों की संधि हुई। संधि में एक तरह से सेल्यूकस ने अपने पुत्र का विवाह चंद्रगुप्त से किया और एक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में रखा। और उस राजदूत का इतिहास में काफी नाम है। उस राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम बताओ? मेगस्थनीज। और मेगस्थनी की इतिहास पुस्तक आती है इंडिका। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि साहब उसने विदेशी प्रभाव से मुक्त किया। और एक उपलब्धि मैं बता ही चुका हूं आपको कि जो एक तरह से घमंडी थे, या मान लो अपनी संपत्ति के नशे में चूर थे, नंद राजाओं का अंत किया था। तो देखो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी और इसी के श्रेय में उसने विदेशी जो प्रभाव था उसको एक तरह से समाप्त किया।
और दूसरी उपलब्धि है साहब इसने जो नंद राजाओं से सिंहासन प्राप्त किया था या नंद राजाओं से साम्राज्य प्राप्त किया था, उस साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार, और उसे साम्राज्य विस्तार का आइडिया अपन लगा सकते हैं कि साहब भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने की शुरुआत एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और साम्राज्य विस्तार का अगर देखें अपन तो 4 दिशाएं देखें अपन तो सीधी सी बात है उत्तर पश्चिम, कि उसका साम्राज्य कहां तक था, उत्तर पश्चिम में कहां तक था, उत्तर पश्चिम में ईरान तक। दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, वर्तमान में आइडिया लगा सकते हो आप कि साहब कितना लंबा चौड़ा शासन था उसका, उत्तरी कर्नाटक तक। और पश्चिम पूर्व में, अगर पूर्व में देखें तो पूर्व में मगध से पश्चिम में सौराष्ट्र तक, यानी एक विस्तृत साम्राज्य की नींव रखी, क्या विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक तरह से नींव रखी किसकी, मौर्य साम्राज्य की, और मौर्य साम्राज्य का एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। और लास्ट में एक जैन मुनि था भद्रबाहु, भद्रबाहु के प्रभाव में आकर या मान लो उनसे दीक्षा लेकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, जैन धर्म अपना लिया। तो इस प्रकार से अपने पढ़ रहे हैं किसके बारे में, मौर्य वंश का। मौर्य वंश में पहला शासक हो गया कौन बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका बेसिक पीरियड एक बार रिवाइज करोगे किताब में, सही है ना। इसके बाद आता है आपका दूसरा शासक, मौर्य वंश का दूसरा शासक आता है जिसको कहते हैं बिंदुसार, नाम था बिंदुसार। उसका शासन आता है 298 से 272 ईसा पूर्व है। 298 से 272 ईसा पूर्व है। यानी जो चंद्रगुप्त ने जो साम्राज्य प्रदान किया था, या चंद्रगुप्त से जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था किसको, बिंदुसार को। तो बिंदुसार का महत्वपूर्ण योगदान क्या आता है, बिंदुसार का महत्वपूर्ण योगदान यह आता है कि साहब जो चंद्रगुप्त ने जो साम्राज्य प्रदान किया, उस चंद्रगुप्त ने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, स्थायित्व प्रदान किया और एक तरह से दृढ़ता प्रदान की, उस साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। और उसके साम्राज्य में सामान्य तौर पर साम्राज्य विस्तार की घटना उतनी उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसके समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्रों को पहले अशोक को भेजा, फिर सुसीम को भेजा, और एक तरह से विद्रोह का दमन किया और अपने साम्राज्य में शांति स्थापित की। यानी और इसका बिंदुसार का भी क्या है, विदेशों से, विदेश शासकों से, जैसे यूनानी शासक है मेंटियोकस से संबंध थे उसके अच्छे, और उसने क्या है एक विदेशी राजदूत भेजा था, और उस विदेशी राजदूत का नाम था डाइमेकस। क्या नाम था, डाइमेकस। और इसके अलावा देखो कि विदेशी जो इतिहासकार है, बहुत सारे इतिहासकार, उन्होंने इसका नाम अनेक नाम बताए हैं। जैसे मान लो भी स्ट्रेबो ने इसको एलिट्रोकेडस कहा है, और फ्लीट ने इसको अमित्रघात कहा है, यानी शत्रुओं को नाश करने वाला।
तो ये आते हैं दूसरे शासक, जिसके एक बार रिवाइज करोगे, नाम है बिंदुसार। अब तीसरा शासक आता है जिसका नाम है, आप जानते हो मेरे हिसाब से भारत के प्राचीन इतिहास में अगर सबसे पॉपुलर शासक है, प्रसिद्ध शासक है, तो वो आता है, और वो है तीसरा शासक अशोक। और उसका शासन आता है 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है। यानी बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन बैठा, उसका नाम था अशोक। अब उसके बारे में ऐसे कहा जाता है कि सिंहासन पर बैठा 272 में एक तरह सिंहासन प्राप्त किया, और राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व। तो कहीं कहीं आपको सन मिल जाए तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं सन मिल जाए आपका अशोक के शासन में 269 से, तो वो दिक्कत नहीं है, क्यों 269 ईसा पूर्व उसका राज्याभिषेक हुआ। अब ये इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, घटना है, तो उसको मैं बता दूं आपको, साहब ये 4 वर्ष कहाँ गए। क्यों सिंहासन बैठा, सिंहासन प्राप्त किया 272 में, राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व है, सॉरी हाँ 3 वर्ष कहाँ गए बीच में। तो यहां पर देखो, ये इतिहास में एक तरह से वर्णित है कि साहब बिंदुसार के 16 रानियां थी और 101 पुत्र थे। तो उन पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, उन पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, और उत्तराधिकार संघर्ष 3-4 वर्ष तक चला, और लास्ट में सभी को पराजित करके अशोक ने सिंहासन प्राप्त किया। कब 200 राज्याभिषेक हुआ, कब 269 ईसा पूर्व है। यानी 3 वर्ष गायब हुए उत्तराधिकार संघर्ष में। उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, उस कारण 269 ईसा पूर्व है उसका सिंहासन प्राप्त हुआ, या मान लो राज्याभिषेक हुआ। अब देखो यहां पर अशोक क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उसका नाम महान में अशोक महान भी कहा जाता है, उसका अध्ययन अपन यहाँ पर करेंगे। तो पहले उसका साम्राज्य विस्तार की नीति अपन पढ़े, और राज्यों को किस प्रकार से उसने ग्रहण किया, उसको आगे कैसे बढ़ाया वो पढ़ेंगे अपन। फिर उसके महान बनने की प्रक्रिया, उसका अध्ययन करेंगे अपन। तो देखो यहाँ पर राज्याभिषेक प्राप्त किया, उसकी राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे अपन। तो राजनीतिक उपलब्धियां पढ़े तो राज्याभिषेक के 7वें वर्ष राज्याभिषेक के 7वें वर्ष उसने जम्मू कश्मीर और खोतान पर अभियान किया और विजय प्राप्त की। कहाँ आक्रमण किया? जम्मू कश्मीर और खोतान पर, और इन दोनों पर विजय प्राप्त की। यानी जम्मू कश्मीर और खोतान पर विजय प्राप्त की। कब? 7वें वर्ष। अब इसको आप सन में बदल देना, यानी लगभग 262 ईसा पूर्व है। फिर आता है कि साथ राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध हुआ, तो इसका मतलब कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। यानी वर्तमान में उड़ीसा में, वर्तमान जो उड़ीसा है, अगर नक्शे में देखोगे, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो पता होगा आपको, वर्तमान जो उड़ीसा है, उड़ीसा में कलिंग प्रदेश था, कलिंग जनपद था, और उस कलिंग राजा से युद्ध हुआ। और इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि युद्ध बड़ा भयानक था, काफी जनहानि हुई इसमें, और उस जनहानि से अशोक के हृदय पर बड़ा झटका लगाया, मान लो उसके मन पर बड़ा आघात पहुंचा,
जैसे कहते हैं लाखों सैनिक उसमें मारे गए, अपाहिज हो गए, विकलांग हो गए। तो इस युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व जो युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ? कलिंग युद्ध। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध त्याग दिया, उसके बाद युद्ध नहीं किया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कौन धर्म स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यानी साम्राज्य विस्तार या राजनीतिक उपलब्धियों में देखें उसकी, तो 7वें वर्ष उसने जम्मू कश्मीर और खोतान पर विजय प्राप्त की। 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग राजा से युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में बड़ी जनहानि हुई और इस जनहानि से उसका हृदय काफी द्रवित हुआ। यानी युद्ध के प्रति उसकी मानसिकता थी वो परिवर्तित हुई और हिंसा को त्याग दिया उसने, और बौद्ध धर्म स्वीकार कर परमानेंट हिंसा को त्याग दिया। तो इस प्रकार अपने देखा राजनीतिक उपलब्धियां। अब इन राजनीतिक उपलब्धियों से अगर अपन देखें तो साहब अशोक का साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक मिलेगा आपको? तो इसमें देखें उत्तर पश्चिम में कहां तक? अफगानिस्तान। नक्शे में वर्तमान में चेक कर लेना आप, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व में संपूर्ण भारत पर उसका अधिकार था। पूर्व में कहां तक बताओ? बंगाल खाड़ी। अब देखो यहां पर, सॉरी ये पूर्व में लिखना नहीं, यहाँ पूर्व में बाद में लिखेंगे। उत्तर पश्चिम के साथ तो पहले क्या आता है? दक्षिण आता है। तो दक्षिण में कर्नाटक। अब यहां पर अपन देखेंगे पूर्व में अगर अपन देखें तो बंगाल खाड़ी। पश्चिम में देखें, तो पश्चिम में काठियावाड़ तक था। काठियावाड़ का मतलब ये हो गया वर्तमान में गुजरात, संपूर्ण गुजरात। तो देखो यहां पर यानी लगभग संपूर्ण भारत पर शासन था अशोक का, लगभग संपूर्ण भारत पर शासन था अशोक का। तो अपन यहां पर मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, फिर बिंदुसार के पढ़ा, फिर अशोक के बारे में पढ़ा। अब सम्राट अशोक ने युद्ध त्याग दिया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, हिंसा का त्याग कर दिया, और उसने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। इसीलिए तो आप बताओ तो बौद्ध धर्म में भारत में उत्पत्ति हुई। भारत में लगभग 1% जनसंख्या बौद्ध धर्म मानने वाली है, लेकिन संसार के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है। बौद्ध धर्म के लोग अधिकांशतः बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। जैसे मान लो तिब्बत है, श्रीलंका है, जापान है, बहुत सारे देश हैं जिनमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। चीन में भी बौद्ध धर्म के बहुत सारे लोग मानने वाले हैं। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर उसके बाद अशोक का जीवन है पूरी तरह से मानव कल्याण और बौद्ध धर्म से जुड़ गया, और उसने अपने इस मानव कल्याण और बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो तरीका अपनाया, यह जो आगे का जीवन है उसके लिए जो जीवन शैली अपनाई, उसको अशोक का दम्भ कहते हैं। अशोक क्या कहते हैं? अशोक का दम्भ। और
उस दंभ के लिए पूरा जीवन लगा दिया उसने, जिसको अपन पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 2 जो स्टार्ट किया आज मैंने, लेसन नंबर 1 आपको याद यानी उसको क्लियर कर लिया होगा। अब लेसन नंबर 2 है जिसमें अपन ने आज पढ़ा मौर्य वंश के बारे में पढ़ा। यानी लेसन का नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। स्वर्णिम पृष्ठ यानी ऐसा दौर था भारत के इतिहास का जिस दौर में भारत एक तरह से उन्नत अवस्था में था, और उस दौर की शुरुआत हुई थी मौर्य काल से। कहाँ से हुई थी? मौर्य काल से। तो इस प्रकार से आज अपन ने पढ़ा राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ी मौर्य काल की। अब आप सोचोगे साहब इसके बाद शासक कौन हुए? तो इसके बाद जो शासक हुए उतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए तो उनका इतिहास में स्थान नहीं आता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश की स्थापना हुई ब्राह्मण के सपोर्ट से, और मौर्य वंश का अंत हुआ ब्राह्मण के द्वारा। अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसका सेनापति था शिशुनाग। शिशुनाग नहीं, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग उसने क्या है बृहद्रथ की हत्या की और मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक उपलब्धियां अपन पढ़ेंगे। अब आगे इसका अशोक का दंभ पढ़ेंगे और राजनीतिक सामाजिक उपलब्धियां मौर्य काल की पढ़ेंगे अपन। तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास स्वर्णिम पृष्ठ। अब मैंने आपको बता दिया कि होमवर्क किस प्रकार से आपको करना है वो करते रहना है और इसका अध्ययन करना है, ठीक है। और फर्स्ट लेसन का शीघ्र ही टेस्ट होगा, उसकी तैयारी रखना, ठीक है। धन्यवाद।